गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। यह है वीडियो मेरे हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। इससे पहले 2 वीडियो हम डाल चुके हैं यूट्यूब पे, आपने देखी होंगी। और जैसा आपको वीडियो में लगा आप वैसा कमेंट में लिख सकते हैं। आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, और आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक पे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो 2 वीडियो थी उनमें हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था, उसके गुणधर्म पढ़े थे, कूलाम बल क्या होता है ये पढ़ा था, परावैद्युतांक पढ़ा था। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है विद्युत आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। विद्युत आवेशों के मध्य तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर काफ़ी सारे विद्युत आवेश किसी एक आवेश पर बल आरोपित करते हैं, कूलाम बल आरोपित करते हैं, तो वह कितना होगा उसे कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत यूज़ करते हैं। अब क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत, देखते हैं। किसी विद्युत आवेश पर कार्यरत परिणामी विद्युत बल अन्य आवेशों के कारण उस पर लगने वाले कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग, ठीक है, बीजगणितीय योग नहीं कह रहे हैं हम, सदिश योग कह रहे हैं। और सदिश योग के आपको पता है, आपने 11th में कुछ नियम पढ़े होंगे कि सदिश योग के 3 नियम होते हैं: त्रिभुज का नियम, चतुर्भुज का नियम और बहुभुज का नियम। क्योंकि सदिश योग में हम परिमाण के साथ साथ दिशा को भी देखते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसलिए हम सदिश योग के बराबर कह रहे हैं, ना कि हमने बीजगणितीय योग नहीं कहा है। देखते हैं कैसे होता है। माना Q1 Q2 Q3 डैश डैश Qn आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। इनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर डैश डैश Rn वेक्टर हैं, ठीक है। तो इस चित्र में देखते हैं, जो Q2 वेक्टर है इसका स्थिति सदिश R2 है, Q1 जो आवेश है इसका स्थिति सदिश R1 है, Q3 का स्थिति सदिश R3 है, Qn का स्थिति सदिश Qn है, ठीक है। तथा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला जो कूलाम बल है वो F12 है, Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F13 है, Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल F1n है, ठीक है। अतः आवेश Q1 पर परिणामी बल F1 बराबर F12 प्लस F13 प्लस F14 डैश 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 F1n, यानी कि दूसरे के कारण पहले पे लगने वाला बल, तीसरे के कारण पहले बल पे लगने वाला बल, प्लस चौथे के कारण Q1 पर लगने वाला बल। इसी प्रकार से nवें आवेश के कारण Q1 पर लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर। यहाँ पे ये सदिश योग है, इसलिए हमने सदिश का चिन्ह भी लगाया है बलों के ऊपर। अगर हम इन बलों का मान रख देते हैं तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, और फिर हम इनको लिखेंगे तो F12 की बात करते हैं तो Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे डिस्टेंस 2 1 कह रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू, क्योंकि सदिश योग कर रहे हैं तो यहाँ पे सदिश भी आएगा। सदिश के लिए हम एकांक सदिश का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे ये R21 कैप क्या है, स्थिति सदिश। यहाँ पे R31 कैप क्या है, स्थिति सदिश। और यहाँ पे Rn1 कैप क्या है, ये भी स्थिति सदिश। अगर हम इसको सामान्य रूप से लिखना चाहें तो हम समेशन चिन्ह का यूज़ करेंगे। तो F1 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 इसमें कॉमन आ रहा है, सब टर्मों में Q1 कॉमन आ रहा है तो Q1 को बाहर ले लेंगे, तो बचेगा जो, उसको हम जनरली हम लिख सकते हैं समेशन I इज इक्वल टू 2 to n QI अपॉन RI1 स्क्वायर इंटू RI1 कैप, ठीक है। यहाँ पे I की वैल्यू 2 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है। तो ये था बहु आवेशों के कारण आवेश पे लगने वाला बल या फिर अध्यारोपण का सिद्धांत। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक 6 है, इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी बताना है। अगर किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक 6 है, परावैद्युतांक क्या होता है हम इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक अगर 6 है तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी निकालना है, ये बताना है आपको, ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन, 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच जो बल है वो 80 न्यूटन कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो उस माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 समान धनावेश जिनमें प्रत्येक का आवेश 2 माइक्रोकूलाम हैं, एक तीसरे आवेश जिस पर आवेश 3 माइक्रोकूलाम हैं के निकट चित्र अनुसार व्यवस्थित हैं। 3 माइक्रोकूलाम के तीसरे आवेश पर आरोपित बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। 2 आवेश हैं 2 माइक्रोकूलाम के, और तीसरा एक धनावेश है 3 माइक्रोकूलाम। तो इन 2 माइक्रोकूलाम के आवेश होगा 3 माइक्रोकूलाम पर जो बल लग रहा है उसका परिमाण और दिशा बतानी है।
इसका बताते हैं कैसे अरेंज हैं, दिखाते हैं अभी। ठीक है, तो ये इसका चित्र है कि 2 माइक्रोकुलाम है, ये भी 2 माइक्रोकुलाम है और ये 3 माइक्रोकुलाम है। तो इस 3 माइक्रोकुलाम पे जो बल लग रहा है, परिणामी बल, उसको हमको ज्ञात करना है और उसकी दिशा भी बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 2 बिंदु आवेश +4e तथा +e एक दूसरे से a दूरी पर स्थित हैं। एक तीसरे बिंदु आवेश को किस बिंदु पर रखा जाए ताकि संपूर्ण निकाय संतुलन में आ जाए। ये 2 हमारे आवेश हैं, +4e और एक e। ठीक है, e का मान वही है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो इनके मध्य में हम तीसरे आवेश को कहाँ पे रखें कि जो विद्युत आवेशों का निकाय है ये संतुलन की अवस्था में आ जाए। उस आवेश का मान भी निकालना है और उसकी दूरी भी निकालनी है कि कितनी दूरी पे रखा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य विद्युत आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र अगर कोई ई है, ई विद्युत क्षेत्र में कोई क्यू आवेश रखा हुआ है, एक विद्युत क्षेत्र ई है, उसमें कोई हम आवेश लाते हैं क्यू, तो उस आवेश पर एक बल आरोपित होगा, उसका जो मान होगा वो होगा F = QE। यहाँ से अगर E का हम मान निकालते हैं तो आता है E = F/Q। इस प्रकार से हम कह सकते हैं एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है, के परिमाण के बराबर होता है। क्योंकि बल एक क्या है? सदिश राशि है। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है। ठीक है, और इसकी जो दिशा होती है वह आरोपित बल की दिशा में ही होती है। ये 2 पॉइंट हैं इसमें। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर तथा ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर त्रिज्या के अनुदिश होती है। ये धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आप देख रहे हैं बाहर की ओर है। ठीक है, और ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो त्रिज्या के अनुदिश अंदर की ओर होती है। ये याद रखना है आपको, ये पूरा चैप्टर में काम आएगा। कुछ और पॉइंट्स हैं जो विद्युत क्षेत्र से संबंधित हैं। पहला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है तथा इसकी विमा mL/T-3A-1 होती है। ये निकालना आना चाहिए, विमा 11th में था। और ये जो पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र का जो विचार है, कॉन्सेप्ट है, वो माइकल फैराडे ने दिया था। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या जीके का क्वेश्चन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का विचार या कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो माइकल फैराडे ने दिया था। ये बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से नहीं आएगा वैसे। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है एक समान तथा असमान विद्युत क्षेत्र। इसको हम ये भी कह सकते हैं समरूप तथा असमरूप विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र जहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान समान रहता है तथा दिशा भी समान रहती है, उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और असमान विद्युत क्षेत्र या असमरूप विद्युत क्षेत्र जहाँ पे विद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा बदलती रहती है या फिर समान नहीं होती है, उसे असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो जो एक समान विद्युत क्षेत्र होता है उसे हम इस प्रकार से दिखाते हैं, समांतर रेखाओं द्वारा, और बीच में जो गैप होगा वो इक्वल होगा। और असमान जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको हम दिखाते तो समांतर रेखाओं से ही हैं, लेकिन ये समांतर रेखाओं में जो गैप है वो अनइक्वल रहता है, असमान रहता है। असमान विद्युत क्षेत्र में ये जो गैप है बीच का असमान होगा, और जो एक समान विद्युत क्षेत्र है उसमें जो इनका गैप है लाइनों के बीच का वो समान होगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम इसमें फॉर्मूला निकालेंगे। तो अलग अलग कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, निकालते हैं। माना विलगित बिंदु आवेश Q बिंदु O पर रखा हुआ है, एक +Q आवेश बिंदु O पर रखा हुआ है, इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश +Q0 है। ठीक है, तो उस पर जो बल लगेगा कैसे लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो दोनों धनात्मक आवेश हैं। तो जो Q जो हमारा आवेश है वो Q0 पे क्या बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, उसको दूर भेजेगा। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। अब इसको आगे देखते हैं। आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य बिंदु P पर एक अन्य आवेश Q0 रखा जाता है जिसकी, ठीक है, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा जाता है जिसकी बिंदु O से जो दूरी है वो r है। कूलाम के नियमानुसार Q0 पर कार्यरत बल का परिमाण कितना होगा, F = 1/4πε0 Q0/r²। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, E = F/Q0।
जो आप परीक्षण आवेश लाया जाता है उसको डिवाइड कर देते हैं उससे। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट करेंगे तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसका जो मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होगी, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कार्यरत बल की दिशा के अनुरूप बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य, तो इस प्रकार से ग्राफ आएगा। ठीक है, स्लोप आएगा इस टाइप से कि जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना, जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे, इस तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, तो ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। दूसरा पॉइंट, विद्युत आवेश Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र गोलीय रूप से सममित होता है। गोलीय रूप से सममित होने का मतलब यह है कि अगर हम चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो इसकी वजह से अगर इस पॉइंट पे 5 न्यूटन पर कूलाम है विद्युत क्षेत्र, तो इतनी पूरी दूरी पर गोलीय रूप से अगर हम कहीं पे भी पॉइंट देखते हैं तो सभी पॉइंट्स में 5 न्यूटन पर कूलाम ही होगा विद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, गोलीय रूप से समान होता है अगर समान दूरी है तो। थर्ड पॉइंट, यह माना गया है कि परीक्षण आवेश बहुत छोटा होता है, जो धनावेश हम ले रहे हैं क्यू नॉट वो बहुत छोटा है, जिसकी वजह से इसका खुद का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ना के बराबर होगा, और जो पहले से उपस्थित विद्युत क्षेत्र है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो E को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट चेंज टू जीरो टेंस टू जीरो। ठीक है, E इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, यानी कि जो क्यू नॉट की वैल्यू है वो जीरो के काफ़ी नज़दीक है, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो आज के वीडियो में इतना ही, और थैंक यू स्टूडेंट्स।